हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। सॉल्यूशन से देख रहे हैं सेट 28। पहला सवाल कहता है दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। दो क्रमागत संख्याएं यानी कि एक संख्या अगर a है तो दूसरी संख्या, या एक संख्या n है तो दूसरी संख्या आपको n+1 होगा, और ऐसा गुणनफल दे रहा है 8556। याद रखिए छोटी संख्या दे रखा है, अगर 89 छोटी संख्या है तो 90 बड़ी संख्या होगा। गुना करके लास्ट में 0 आना चाहिए, नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन खलास। 94 अगर है और ये 95 से गुना करते, अगर पंचों का 20 लास्ट में 0 आ रहा है, यानी कि ये भी खत्म। छोटी बेल है, छोटी हमारा n मान रहे हैं, ये नहीं होगा। और अगर 90 है और बड़ी अगली संख्या क्या होगा, 91 होगा, और गुना करके आ रहा है आपका लास्ट में 0, ये भी नहीं होगा। यानी कि पक्का आंसर कौन सा होगा, डी होगा, क्योंकि 92 है और गुने 93 करिएगा तो 3 दूनी 6 लास्ट में आ जाएगा, और 9 9 81 वो आना है, आना है। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, इतना बराबर हो जाएगा 8556। अगला सवाल देखते हैं। सवाल अगला कहता है एबीसी में 4200 को बांटा गया है। एबीसी में 4200 को बांटा गया है और बांटने का रेशियो दे रखा है 7:8:6, यानी कि 8 6 14 और 7 21 जो अनुपात आ रहा है वो दिया हुआ है 4200 के बराबर, यानी कि 21 अगर 4200 है बाबू तो बताइए एक बराबर कितना, 21 दूनी 42 200, एक बराबर 200 तो 7 दूनी 1400, 8 दूनी 1600 और 6 दूनी 1200। अब इनका निकल गया, उनके प्रत्येक शेयर में 200 की जोड़ दी, 200 वृद्धि कर दें। अगर 200 वृद्धि कर देंगे सब में तो क्या हो जाएगा, ये 200 वृद्धि करेंगे तो यहाँ 1600 1800 और 1400। क्या कहता है, अब उनके शेयरों की नया अनुपात काट के निकाल दीजिए। 00 से 00 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14। आंसर हो जाएगा 8 9 7। ऑप्शन में आपके डी ऑप्शन में ये है, चमचमा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ये। सबका वैल्यू निकालिए, फिर जैसे जैसे कहता है उसको जोड़ के निकालिए। अगला सवाल ये मुझे लगता है सबसे बन गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 300 अंक 10 अंक चाहिए। कुल अंक कितने चाहिए पास होने के लिए? पास अंक 310 चाहिए, ठीक है। प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक। एक छात्र को 28% अंक प्राप्त होते हैं और वह 93 अंकों से फेल हो गया। 28% अंक प्राप्त हुआ और 93 अंकों से फेल हो गया, तो एक छात्र को अधिकतम कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं? 93 अंकों से फेल हो गया है। इसका मतलब है कि 28% प्राप्त किया है, सो पासिंग मार्क्स के बराबर नहीं है। 28% प्लस 93 इक्वल्स टू 310। अरे 28% में से 93 ना अंक और आता तब ना पास होता, तो ये 310 आ जाए, यानी कि 28% बराबर कितना हो रहा होगा, घटा के देखिएगा तो 7 3 10 9 1 10 और 217, ठीक है। 217 आ रहा है आपका 28% बराबर। तो क्या पूछ रहा है, तो अधिकतम अंक, तो 100% निकालना है, तो 100% बराबर 217 है 100 आपका 28 है। 100% निकालना है 100 से गुना कर दीजिए। 7 चौक 28 आप कट जाएगा, 7 चौक 28 और 25 चौक 100, 7 से काटेंगे 7 21 31 बार में 25 और 25 75, यानी कि 775 अंक आ जाएगा यहाँ पर आंसर। समझिए पास अंक दिया हुआ है, ये पास अंक है, ये 28% लाया और 93 से फेल हो गया, तो यानी कि इसको जोड़ दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। 36 मीटर लंबाई वाले 2 मिलीमीटर व्यास वाले तांबे को तार को पिघलाकर गोला बनाया गया। एक तार है ऐसे 36 मीटर लंबा है, इसको पिघला दिया गया और एक गोला बना दिया गया छोटा सा पिघला के। इस तार का जो है ना ये इस तार का मोटाई वो जो है दिया हुआ, ये दिया हुआ है आपको 2 मिलीमीटर व्यास दिया हुआ है, यानी 2r बराबर है। तो 2r बराबर दिया है तो r बराबर कितना, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर है। अच्छा हमको किसमें खोज रहा है, गोले की त्रिज्या खोज रहा है, सॉरी गोले की त्रिज्या खोज रहा है किसमें, गोले की त्रिज्या ये खोजता है सेंटीमीटर में। तो ये रेडियस मान लीजिए गोला का r है, तो हमें पता है कि सेंटीमीटर में खोज रहा है तो इतना को सेंटीमीटर में लिखना चाहिए। 1 मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली तो मिली
न मिली तो कोई बात नहीं, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये होता है। मिली को हम 10 से भागा देंगे तो सेंटी में बदलेगा, यानी 10 सेंटीमीटर बराबर 1 मिली, 10 सेंटीमीटर बराबर क्या, 1 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, या 1 सेंटीमीटर, ये उल्टा लिख रहा हूं, 1 सेंटीमीटर ये 10 मिलीमीटर बराबर, ऊपर से नीचे की तरफ, ये 10 मिलीमीटर बराबर कितना, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सोचिए अगर 1 मिलीमीटर को हमको सेंटीमीटर बदलना है तो 1/10वां भाग हो जाएगा। 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10। जानते हो नीचे की तरफ जिसमें बदलना है, बड़ा में, छोटा से बड़ा में बदलना है तो आपको क्या करना है, दशमलव बैठाते जाए, 10 से भागा देते जाना है। कितना घर, एक घर में बदलना है इसमें तो 10 से भागा दे देंगे। अगर इसीलिए सेंटी बराबर, आप जानते होंगे कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर निकालना है ना सेंटीमीटर में तो 1/100 सेंटीमीटर लिखिएगा, सॉरी 1 मीटर निकालना है तो यहां पर बटा 100 से भागा देंगे तब 1 सेंटीमीटर आएगा। कहने का मतलब कि अगर मैं नीचे से, यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यहां पर जितना घर रहेगा, 2 घर है तो 2, यानी कि यहां पर मुझे निकालना है अगर 1 मिलीमीटर का तो कितना, 10 मिलीमीटर बराबर कितना, एक घर है ना, 10 मिलीमीटर बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये समझना है। अब मुझे निकालना है क्या, दोनों का आयतन। अच्छा, ये तार को पिघला के गोला बना रहे हैं तो तार का आयतन बराबर गोला का आयतन, तार का आयतन बराबर गोला का आयतन। तार का आयतन कितना हो जाएगा पता है, पाई आर। तार तो सिलेंड्रिकल होता है ना, ये तार तो सिलेंड्रिकल है, तो तार का आयतन क्या हो जाएगा, गोला आपको ये बड़ा आर मान लें है इसका, और इसका छोटा आर में, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, पूरा लंबाई तार की। और ये गोला क्या होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब, ये बराबर कर दीजिए। अब देखो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, सबको सेंटीमीटर में लिखना है, याद रखें। यहां पर आर स्क्वायर यानी पाई, आर हमारा दे रखा था रेडियस कितना, 1 मिली, लेकिन हम सेंटीमीटर लिखेंगे कितना, 1/100 का, 1/10 का स्क्वायर, और लेंथ किसका है 36 मीटर, इसको हम लिखेंगे 3600 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में लिखना था। अब ये 4/3 गोला बना रहे हैं पाई, और यही रेडियस हमको चाहिए। काटिए पीटिए निकाल दीजिए, और क्या करना है इसमें, ये पाई से पाई कैंसिल हो ही रहा है, 00 से कैंसिल हो ही जाएगा 00, और उसके बाद से आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 चौका 36, 9 तिया 27, तो आर बराबर जानते हो कितना आएगा, आर बराबर आ जाएगा 3। कभी भी कहे कि तार को पिघला के गोला बनाओ तो तार का आयतन गोला का आयतन बराबर कर दीजिए और निकाल दीजिए। क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है कि मिली सेंटी डेसीमीटर को आप क्लियर कर सकते हैं, आप लोग बच्चों ने पढ़े हैं इसको। यदि एक आयत की लंबाई, मेंसुरेशन से सवाल दे रहा है बाबू, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो रहा है, 10% लंबाई में कमी और चौड़ाई में 10% की लंबाई में वृद्धि, यानी 10 से 11 हुआ होगा लेंथ पहले और बाद में या अब, और चौड़ाई 10% कम गया तो 10 से 9 हो गया होगा। यानी कि पहले क्षेत्रफल जो होगा एल बी, क्षेत्रफल बराबर एल बी, तो एल बी यानी 10 नहीं है 100 और 11 99, तो पहले क्षेत्रफल 100 होगा तो अब हो गया होगा 99, यानी कि 1 की कमी हो गया। 1 कमा कितना में 100, तो प्रतिशत कमी के लिए कितना, कमी प्रतिशत के लिए क्या करिए 100% से गुना कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 1%। ठीक है। और वैसे भी आप पढ़े होंगे 10 - 10 + 10 × 10/100, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो रहा है, इसीलिए आपको मैं बताया समझा कर कैसे, इस तरह से एल × बी, पहले वाला क्षेत्रफल 10 10 का 10 नहीं है 100, अब लंबाई हो गया है 11 और चौड़ाई हो गया 9, तो 11 × 9 99, कमा 1 कितना में 100 में,
तो मुझे लगता है कि प्रतिशत कमी कौन सा हो जाएगा, 1% डिक्रीज होगा। सो आंसर इज बी। कितने वर्षों में कोई धनराशि 6.4% के दर से दुगना हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल 1 रुपया है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। मूलधन 1 रुपया है तो मृषधन कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा इस दर से। तो इस दर को क्या कहते हैं, 6 चौका 24 25/4%। अब प्रतिशत को भी हटा दें तो, या फिर देखो ना, ये इतना हमारा रेट आ गया ये, और रेट आ गया हमारा, ब्याज कितना दे रहा है यहाँ पे, ब्याज 1 रुपया। अगर 1 रुपया धन 2 रुपया हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है अमाउंट, तो ब्याज 1 रुपया होगा। और रेट बराबर होता है, दर बराबर होता है, सॉरी समय बराबर होता है क्या, ब्याज गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने रेट। तो ब्याज मेरा कितना, 1 गुने 100, प्रिंसिपल आपका 1, प्रिंसिपल 1 ही ना बाबू, मूलधन, और रेट आपका 25/4। आप गुना करेंगे तो 25 चौका 100, 4 चौका 16 वर्ष आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं आगे। सवाल करें कितने वर्षों में 810% के दर से 800 रुपया प्रिंसिपल है, रेट 10% दिया हुआ है। 10% का मतलब होता है, जानते हैं क्या, 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 के हिसाब से 800 रुपया 9261। अच्छा, ये 9261 जानते हो किसका स्क्वायर होता है, 9261 हो जाता है आपको 21 का क्यूब, अमाउंट हो जा रहा है। लेकिन ये कह रहा है ना कि अर्धवार्षिक संयोजित है। सावधान, जब यदि वार्षिक में आपको वार्षिक रेट अगर आर है, रेट वार्षिक रेट आर है यानी 10% है, वार्षिक दर आपका 10% है, और समय अगर n वर्ष है, तो अर्धवार्षिक करोगे ना, अर्धवार्षिक, तो ये रेट आधा हो जाएगा, 5% हो जाएगा, और समय कितना हो जाएगा, जो भी पहले था सो दुगना। रेट आधा होता है, समय दुगना हो जाता है। क्योंकि 6 महीना पर लगेगा, पहले 12 महीना पर लगता था, तो 6 महीना पर लगने लगेगा, तो 6/12 करके देखिए, जितना महीना पर लगे उसको ऊपर रखिए और 12 को नीचे रखिए, तो 1 कितना 2। ये जो आया ना वो रेट में गुना होगा, उसका उल्टा गुना होगा किसमें, समय में। अगर 15 महीना पर ले रहा है तो 15/12 लिखिए, यानी कि कितना 3 5 15 और 3 चौका 12, 4 5/4। तो 5/4 में रेट में सीधा गुना कीजिए और समय में उल्टा। तो मैं अभी छमाही का बता रहा हूं, छमाही के लिए 6/12 आधा आया, आधा गुना करेंगे रेट में, समय में इसका पलट के गुना करेंगे, यानी 2 से गुना करेंगे। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि 5% के हिसाब से ये रेट लगा है। जरा सा सोचिए, इसको कभी भी रेट निकालना है ना तो इसका अनुपात निकालिए। ये निकालिएगा तो 800, ये 00 घट के इधर आ जाएगा 00, और ये हो जाएगा 9261/10, और ये काटिएगा तो 10 से 10, यानी कि 8000 रुपया वाला कितना हो गया, 9261 हो गया। आप जानते हैं ये क्या है, ये आपका 20 का क्यूब है, और ये आपका 21 का क्यूब है। और ये जो 5% रेट है वो जानते हैं क्या कहता है, 5% दर कहता है कि भाई साहब मैं 1/20 हूं, यानी कि किसी भी प्रिंसिपल को अमाउंट बना देता हूं 1 वर्ष में कितना से कितना, मैं 20 से 21 कर देता हूं 1 साल में। हाँ जी हाँ, मैं 1 साल में क्या कर देता हूं 5%, यानी कि 1/20, 20 से 21 कर देता हूं, प्रिंसिपल से अमाउंट कर देता हूं। आप ही बताओ कि कै साल में हुआ। अगर 1 साल में 20 से 21 है, और तो 20 का पावर 3 अगर है, और ये 21 का पावर 3 है, तो ये रहा होगा 3 वर्ष। इतना बराबर क्या हुआ होगा, समय कितना लगा होगा, 3 वर्ष। लेकिन 3 वर्ष किसके बराबर, छमाही में तो ये समय था कितना 2n, यानी 2n का वैल्यू कितना रहा है 3 वर्ष। इसीलिए n जो निकालना होगा वो हो जाएगा 1.5 वर्ष, यानी 3/2 वर्ष। तो 1.5 वर्ष जो है सो आपके ऑप्शन में आंसर है ए। जिनको ये छमाही समझ में आया होगा, मुझे लगता है कि इस पर सवाल आपको समझने की आवश्यकता है। ये ठीक सवाल दे रखा था, प्रारंभिक 2-3 सवाल आसान था और ये ठीक ठाक सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। 100 मीटर की दौड़ में कमल ने विमल को 5 सेकंड में हरा दिया। यदि कमल की गति आपको दे रखा है, कमल की गति दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 मीटर की दौड़ है, कमल ने विमल को 5 सेकंड से हरा दिया, यानी कि दूरी कितना तय करना है 100, और समय कौन कितना लिया है, समय लिया है विमल को 5 सेकंड से हरा दिया है कमल।
कमल ने हरा दिया। तो कमल का समय, अगर कमल का समय से 5 ज्यादा होगा, कमल जो समय लिया होगा t, तो विमल कितना समय लिया होगा, विमल को 5 सेकंड से हरा दिया, विमल लिया होगा 5 ज्यादा। कमल जो समय लेगा उससे विमल 5 ज्यादा लेगा, या विमल से 5 कम लेगा कौन, कमल। अगर कमल की गति दिया हुआ है और 1800 दूरी है, सॉरी कितना दूरी था, दूरी था 100 मीटर, यानी कि डिस्टेंस इसका दिया हुआ है 100 मीटर। तो टाइम तो निकल ही जाएगा इसका, 18/100 दूरी बटा 100/18 दूरी बटा चाल। यहां चाल को बदलना होगा, ये मीटर में है ना, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो इसके लिए 5/18 कर दीजिए, यानी कि यहां पर समय मिल जाएगा, जानते हैं क्या, 20 सेकंड। ऐसे करने से मीटर प्रति सेकंड में आ गया, ये किलोमीटर में था ना, तो ऐसे गुना किए तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया, तो आंसर आ जाएगा 20 सेकंड। और कमल का समय अगर 20 सेकंड लग रहा है तो आप बता सकते हैं कि विमल का समय कितना होगा, विमल का समय 25 सेकंड होगा, यानी कि 25 सेकंड में विमल आपको 100 मीटर चल रहा है। काहे कि 20 सेकंड, तो ये 25 सेकंड में चल रहा होगा कितना मीटर, 100 मीटर। तो विमल का चाल कितना, विमल का चाल, तो देखो बाबू चाल दिल है सब किलोमीटर पर आवर में, तो विमल का चाल बराबर विमल के द्वारा तय दूरी 100 मीटर की दौड़ लगा रहा था, और चाल समय कितना लगा ले रहा था, 25 सेकंड। हम क्या किए, यहां से समय निकाल लिए, गति दिल है ये था कमल के, दूरी पता ही था तो हम समय निकाल लिए, कमल कितना समय लेता है, और कमल का समय निकलते ही विमल का समय निकल गया, और विमल का समय अगर निकला तो विमल का चाल निकल जाएगा। 100 दूरी है और 25 के चाल से चल रहा है, यानी कि 4 सेकेंड समय, ये 4 मीटर प्रति सेकंड होगा चाल। लेकिन मीटर प्रति सेकंड में नहीं बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में नहीं है, किलोमीटर में है। 4 गुने क्या कर दोगे आप 18/5 करोगे तब किलोमीटर प्रति घंटा में। जानने वाली बात यह है कि अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किलोमीटर को बदलना है कि प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा गुना करने पर। देखो बड़ा वाला से छोटा में बदलना है तो छोटा वाला ऊपर रखना है। अगर मीटर प्रति सेकंड को ही हमको बदलना हो जाए, अगर मीटर प्रति सेकंड को ही हमें बदलना हो जाए किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में, तो कुछ नहीं करिए 18/5 से गुना कीजिए। मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो छोटा से बड़ा में बदलना है तो बड़ा वाला को ऊपर रखना है। मुझे लगता है कि ये तमाम बातें आप समझते होंगे, जानते होंगे, बुझते होंगे, और अब नहीं जानते होंगे तो जान गए होंगे। और ये काटिएगा तो 72/5 होता है आपको, 72/5 144/2 हो जाता है, 10 हो जाता है। 72/5 144/2 तो 14.4 हो जाएगा, ये जो आ रहा है आंसर किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। कौन सा, 14.4। आगे प्रश्न देखते हैं। अ ट्रेन, सीधे इंग्लिश लिख लिया है केवल, अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग, 240 मीटर लंबा ट्रेन है, क्रॉसेस अ मैन वॉकिंग अलोंग द लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर इन 10 सेकेंड। मतलब कि 240 मीटर लंबी ट्रेन, एक आदमी जो कि चल रहा है, उस जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से चल रहा है, उसको, एक ट्रेन है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आदमी चल रहा है ऐसे, जिसको 10 सेकंड में पार करता है, और आदमी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये ट्रेन को पार कर रहा है कितना देर में, ट्रेन को पार कर रहा है, ट्रेन इसको पार कर रहा है 10 सेकंड में। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, तो स्पीड ट्रेन का मान लेंगे हम कितना पता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 24 क्या है, लेंथ दिया हुआ है। आपको पता है ट्रेन अगर आदमी को पार करेगा तो 240 पार करेगा, सॉरी 24 नहीं 240 पार करेगा। और दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो दोनों अगर चल रहे हो तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे होंगे, तो ये x चाल से बढ़ रहा होगा, तो ये 3 चाल से, यानी कि x प्लस 3 चाल से दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे। ऐसे भी सापेक्ष चाल विपरीत में रहता है तो जुटता है। ये किलोमीटर पर आवर में है भाई, और पार करता है 10 सेकंड में। तो मुझे ये पहले तो ये किलोमीटर पर आवर को बदल देना होगा, 5/18 करना होगा, और 10 सेकंड को 10 सेकंड रहने देना है। काटिएगा, पीटिएगा, मचाइएगा धूम, कट जाएगा ये 0 से 0, और कुछ नहीं कट रहा है तो 18 गुने कितना हो जा रहा है, ये 18 गुने 24 कर दीजिए, 24 गुने 18/5 और -3 बराबर x आ जाएगा। जो भी आएगा सो आंसर होगा। अगले सेट का
अगले में क्वेश्चन दे रखा है ऐसा कुछ, तो सोचिए जरा सा कि कितना हो जाएगा ये। आप देखिए यहां पर समझ पा रहे हैं 240 मीटर को क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है एक पाइप, कुछ ऑप्शन ही नहीं है इसका। अगर इसका ऑप्शन नहीं है तो देखना पड़ेगा आपको, लेकिन इसको कैलकुलेट कीजिए। 18 चौक 72, 18 दूनी 36, और ये हो गया 2 7 13 432, और 5 15 घटाएंगे 7 5 12, 2 1 3 400, और ये आपको आ जाएगा 40 और 55 40 55 15, तो ये 83 के करीब कितना रहा, 5 40 और 5 15 2 5 का 20, 83.4 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। आप सेट में से देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। सापेक्ष चाल, जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं सापेक्ष चाल लिखिएगा, दोनों एक ही दिशा में है तो अंतर, दोनों विपरीत में है तो योग, चालों का योग। 3 पाइप, एक पाइप पानी की टंकी को दूसरे से तिगुना तेजी से भरता है। पहला पाइप दूसरे से तिगुना क्षमता से भरता है, यानी क्षमता तिगुना है इसका, एफिशिएंसी है। यदि दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी को 36 मिनट भरता है, दोनों पाइप, 2 और 1 यानी पहला और दूसरा मिलके 4 के हिसाब से 36 मिनट में भरता है, तो क्या कर रहा है, तो धीमी गति वाला पाइप, तो धीमी गति वाला पाइप, तो ये वाला ये क्षमता जिसका कम है, एक वाला 36 चौका 144 मिनट, 144 मिनट को क्या बोलेंगे हम, 2 घंटा 60 दूनी 120, 2 घंटा 24 मिनट, आपको ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, ऐसे कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये दिया हुआ है, इसको बढ़िया से देखोगे आप तो ये 2/3 दिख रहा है, इसको बढ़िया से देखिएगा आप तो 3/4 दिख रहा है, इसको बढ़िया से देखिएगा तो 4/5। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ये 2 को छोड़ के सब ऐसे काटे वाला में से आएगा। ठीक है, तो इधर बच जाएगा, और लास्ट वाला में इसका, इस लास्ट वाला क्या होगा 24/25। सोचो ऊपर वाला इसका कटा है, उसका ऊपर वाला बचा है, तो सब नीचे वाला कटते जा रहा है, यानी कि ये भी नीचे वाला क्या होगा, कट जाएगा। बचेगा कौन सा, इधर ऊपर वाला बचा तो इधर क्या सा बचेगा, नीचे वाला। समझ रहे हैं, अगर इधर नीचे वाला बचता तो उसका उधर ऊपर वाला बचता, तो 2/25 इसका सही और एग्जैक्ट आंसर होगा। 2/25 इज एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 51। सवाल देखिएगा 52। 1:1.227 पर रेकरिंग, पता है आपको, 1 प्लस इसको बोलते हैं, या 1 रहने दीजिए, और 27 पर रेकरिंग है तो 27 जितना पर रेकरिंग रहता है उतना 99 होता है। पॉइंट को प्लस लिख सकते हैं। 9 × 27 11 99, यानी कि 1 + 3/11 आ रहा है, यानी कि ये 14 आपको 11 दिख रहा होगा। आंसर हो जाएगा आपको सी। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रहा है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है, उनके एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ जब दे ले तो संख्या तो मान ही सकते हैं, और एलसीएम दे ले 102, योग दे ले उसका, तो एचसीएफ संख्या मान लीजिए। संख्या एचसीएफ के सहारे मानते हैं, संख्या 3a और 3b मान सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ कितना दिया होता है 3a, एचसीएफ दिया हुआ था 3, और दोनों संख्याओं का योग जो दिया हुआ है ना, संख्या एचसीएफ दे रहे हैं ना, तो संख्या मान सकते हैं आप। दोनों संख्याओं का योग 36 दिया हुआ है। अब a + b बराबर आपको 12 दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर 3a और गुने 3b बराबर 105 है। 3a गुने 3b बराबर कितना है, 105 है। तो a × b बराबर कितना हो जाएगा, 35। 35 ना 3 × 3 9 और 3 × 5 15, 35 तो 3, एलसीएम लिया हुआ है ना 105, सॉरी, अगर एलसीएम लिया हुआ है 105 तो 3 × ab हो जाएगा ना एलसीएम। अरे इसका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 3ab, तो यहां पर हो जाएगा a × b बराबर 35, और अगर a × b बराबर 35 हुआ
तो ये देखो 7 5 में टूट रहा है, 7 5 35 भी, और 7 + 5 कितना 12 भी। तो संख्या जानते हैं क्या मिलेगा, संख्या मिलेगा आपको 3 × 7 और 3 × 7 और 3 × 5, और इसका व्युत्क्रम यानी कि 7 × 21 और प्लस व्युत्क्रमों का योग 1/35, ये निकालना था आपको। ये करेंगे तो आपको 5 × 15, ये करेंगे तो आपको क्या होगा एलसीएम 15 × 7 105, 105 करने 21 × 5 14 से, और 15 × 7 7 5 12/105 आ रहा है, इसको कटेगा 35 और 4 × 12 और 4 × 12 और 35 × 105, 4/35 कोई ऑप्शन में होगा तो आंसर हो जाएगा। आप समझे संख्या कैसे निकालें, पहले ए और बी का वैल्यू निकाल लें, उसके बाद संख्या निकालें। ध्यान से देखिएगा, संख्या अगर सिर्फ दिया रहता है तो ये संख्या कैसे मानेंगे, उसका योग लिख रहा है, एक इक्वेशन निकल गया है यहाँ, दोनों का एलसीएम दिया था, दूसरा निकल गया यहाँ, यहाँ से ए और बी निकल गया। मुझे लगता है क्लियर है। 120 और 300 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या है, 120 से बड़ा 121 है पहल का, जो कि 11 का वर्ग है नहीं, तो 12 का वर्ग होता होगा, 13 का वर्ग भी, 14 का वर्ग और 15 का वर्ग और 16 का वर्ग सब आ जाएगा, 17 का वर्ग 17 17 289, 18 18 324, ये नहीं होगा। 300 से छोटा करना है तो 17 17 है 289 तक ही काम चलेगा, 289 तक 289। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, आंसर कौन सा, वैसा संख्या ढूंढना था जिसका जो पूर्ण वर्ग हो जाए, कितना से 120 से 300 के बीच, तो 121 से शुरू होता है 289 तक जाता है, इसमें हो जाएगा 144 भी हो सकता है, तो 169 हो जाएगा, 144 होगा, 196 होगा और 225 होगा और 256 होगा, तो ये सब सारी संख्या हैं। ठीक है, सवाल अगला, यदि किसी वस्तु के क्रयमूल्य को 20% लाभ होता है, क्रयमूल्य पर 20%, यानी सीपी अगर 100 रुपया है तो एसपी कितना रुपया 120, क्रयमूल्य पर 20% लाभ होता है, तो उसके विक्रयमूल्य पर परिकलित लाभ का प्रतिशत क्या है। हम बता रहे थे कि कई बार क्रयमूल्य पर, ये आपको जल्दी पढ़ाया गया प्रॉफिट एंड लॉस, क्रयमूल्य पर लाभ हो रहा है 20%, तो विक्रयमूल्य पर कितना % लाभ होगा, विक्रयमूल्य पर जो लाभ होगा 120 पर 20 रुपया लाभ, तो हो जाएगा प्रतिशत लाभ के लिए 1/6 × 100%, इसका मतलब 16.2/3% लाभ होगा। आंसर हो जाएगा कौन, बॉल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है क्या कि यदि एक अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे, एक कल छूट 30% का दे रहे हैं, और 20% एंड 10% के 2 क्रमागत छूट, 2 क्रमागत छूट, बिक्री मूल्य का अंतर 72 रुपया। यहां पर अगर मैं मान लेता हूं किसी चीज का एमपी 100, तो एमपी अगर 100 माना तो पहले बिक रहा था 30 में, और इन दोनों का जो अंतर होता है ना, जब दोनों जोड़ने पर वही आ जा रहा हो, जैसे 20 10 30 आ जा रहा हो, तो अंतर जो होता है प्रतिशत में, अंतर प्रतिशत में जो होता है वो होता है 20 × 10/100%, यानी कि 2% का अंतर आ रहा है। तो 2% का अंतर 100 में ना, नहीं 2% का अंतर यहां पर कितना दिले है, बिक्री मूल्य का अंतर कितना 72, तो मैं कहूंगा कि 2% है सो कितना है, 2% है सो 2 है सो 72 है, 72 रुपया है। तो अंकित मूल्य मेरा निकालना है तो क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। आप 2 से 36 बार में 36 × 72 यानी कि 3600 रुपया यहां पर है अंकित मूल्य। अंतर ये कभी भी बराबर छूट दे, यानी कि एकल छूट दे और दूगो के इसको तोड़ के दे, तो ये दो तोड़लका है ना, उन्हीं का गुणनफल जो होता है सो अंतर, गुणनफल बटा 100 होता है, सो अंतर आता है प्रतिशत में। आगे बढ़ते हैं। एक बल्लेबाज ने 11 पारियां खेली, 12वीं पारी में 90 रन बनाया और वहां उसके औसत में 5 की कमी होती है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। 11वीं पारी में खेली और 12वीं पारी में रन बनाया 90, ठीक है,
और औसत में 5 की कमी हो गई, यानी पहले औसत 1 है तो x माइनस 5 हो गया। तो सोचो ना 11 x होगा और रन बनाया है कि 90 रन बनाया है और 12वीं पारी में उसको औसत हो गया है x माइनस 5। तो हमारा 11 पारी का औसत मान लिए हम कितना, एवरेज मान लिए हमने x और x माइनस 5 मान लिए 12वीं पारी का, गुना कैलकुलेट करेंगे तो ये 12x और 12 × 5 = 60 और 90 और 60 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 150। x बराबर 150। तो 12वीं पारी के बाद कितना है, तो 11वीं पारी का 150 था, तो 12वीं पारी के बाद क्या होगा, 12वीं पारी के बाद तो हो जाएगा 150 में से 5 घटा के 145। मुझे लगता है बात समझ में आ रहा है। सिंपल है जी, 11 पारी का औसत 11 गुने x और मारा 90 रन, तो 12वीं पारी हो गया और 12 पारी का औसत दिल था इतना। 12वीं पारी होने के बाद इसको 12वीं पारी का औसत से गुना कर दिए, मुझे लगता है एग्जैक्ट निकल रहा है। अगला देखते हैं, DI का कहता है ए रॉ मटेरियल है। अच्छा, कुल एक्सपेंडिचर यानी कुल खर्च इतना है। ए है रॉ मटेरियल जो कि 49% है ना, 49% रॉ मटेरियल है, ऐसे को समझिएगा, ये 49% है बाबू, जितना 100 रुपये इसका 49% कच्चे माल में खर्च होता है। बी क्या दिया हुआ है, पैकिंग पर लागत 39.5 पैकिंग पर लागत है जो कि लगभग 40 के करीब है, और ये 11 है सो सी है सो निश्चित व्यय है, विनिर्माण व्यय मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो ये 11% है। अगर 11% ये हुआ और मान लेते हैं इसको 40 11 तो ये 100 हो जा रहा है, यानी कि 0.5% कौन है, 0.5% लेबर चार्ज है, श्रम लागत है। पहला सवाल आपके सामने, यदि क्षेत्रों के रूप में डी वाला में कितना आया 0.5, सभी क्षेत्रों के रुपये मूल्य कुल मूल्य क्षेत्रों के रुपये के कुल मूल्य 128.3 है, लाख है, तो डी का मूल्य क्या है 128.3 है, तो डी का मूल्य इसका 0.5 है और का 0.5% का मतलब कितना हो गया, सब लाख में आंसर दे रहे हैं ना, हाँ 128.3 और 0.5 का मतलब 5/10 यानी कि 1/2%। 1/2% इसका कितना होता है बताइए, 6 से 1/2%, मतलब परसेंटेज को भी 1/100 लिख दीजिए ना, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 1 6.4। अब यहां पर इतना जो आ रहा है 64 दूनी 128, इतना आएगा 64 के लगभग में आएगा, 64.1/100 हो जाएगा, और 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.2 पर जाएगा, यानी कि वो 0.641 होगा। कोई है ऑप्शन 0.6? जी हाँ सर, 0.6 जो है सो कौन सा है, बी ऑप्शन है। और इसका लगभग में आंसर है तो ये वाला हमको 0.6 लिख सकते हैं, ठीक है, लगभग है तो हम जानते हैं क्या कर लेंगे, आसानी से बन जाएगा। फिर यदि वर्ष की अवधि में कुल लागत उत्पादन दुगना हो जाता तो डी का मान क्या होता है, लो ये दुगना हो जा रहा है तो डी का मान कितना हो जाएगा, दुगना इसका कर दो और क्या, ये अभी लागत कितना, ये लागत उत्पादन दुगना हो गया तो डी यानी कि श्रम लागत कितना हो जाएगा, डी का में श्रम लागत, पहले लागत कितना था, श्रम लागत 0.641 था जब दुगना नहीं था। अगर दुगना कर देगा उधर पैसा तो ये लागत भी दुगना लग जाएगा, तो हो जाएगा 2 4 दूनी 8 6 दूनी 12 यानी कि 1.2 यानी कि लगभग में ये हो जाएगा 1.3 लाख, सब लाख में है, समझ रहे हो। केवल क्या किए, उधर पैसा दुगना किया तो हम लेबर चार्ज दुगना हो गया और क्या, ठीक है। पहले लेबर चार्ज 0.641 था। पैकिंग लागत में 2% की वृद्धि होती है, तो पैकिंग लागत में कितनी खर्च शामिल होगा, पैकिंग कितना था ये देखिएगा, पैकिंग कौन सा, पैकिंग लागत बी है, बी में आपका कितना है 39.5, तो आपको देखिए 128 128 पॉइंट कितना था 128.3 1.8.3 का 39.5% क्या था, पैकिंग लागत था,
और पैकिंग लागत में वृद्धि करवा देना बोल रहा है 2%, तो इसका भी 2% वृद्धि कर देना है, यानी कि वृद्धि करना है तो 102/100 कर दीजिए। इसका जो भी कैलकुलेट करके आएगा आंसर हो जाएगा। देखो मैं इसका 40% मान लेता हूँ, 40% इसका करता है ना, 40% लगभग मान लेता हूँ 40%, लगभग मान लेता हूँ 40%। तो 40% करेंगे तो 1 0 से 1 0 पहले कैंसिल हो जाएगा। 4 3 12 8 32 और 1 33, 4 3 12 8 32 33 और बच्चों 48 और 1 49 पॉइंट इतना। और इसका 102/100 कर देना है। तो इसका 102/100 यानी कि 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 1 और 4 दूनी 8, 1 9 और आपको 4 0 और आपको 1 यानी कि 2 3 9 4 अर्थात 4 6 0 12 0 5। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हो गया? मैं क्या कर रहा हूं 39.5 को 40 मान लिया, 40% कैलकुलेशन में गलती हुआ। 4 3 12 के में 1 8 24 और 1 25 और परचों 48 और 2 50, 50.52 आ रहा है। एक बार फिर से गुना कर लीजिए। 4 3 12 के में 1 8 चौका 32 1 4 3 12 के में 1 8 चौका 32 और 1 33 और बरचों 48 और 3 51 8 3 के 24 के 4 3 12 के 2 हाथ में 1 और 8 चौका 32 और 1 33 और बरचों 48 और 3 51। ये आ रहा हो, इतना गुना कीजिए। तो 102 से गुना कीजिएगा तो पहले तो 2 से गुना करें 32 दूनी 64 और 51 दूना 102 ऐसा आ रहा होगा, है ना। और फिर 0 से करेंगे तो ये 0 आपको 1 अंक छोड़ के 4 बार हो जाएगा होगा। और फिर 1 से गुना करेंगे तो ये आपको 1 अंक छोड़ के 2 3 5 1 5 होगा। ये कैलकुलेशन जो भी आता होगा लगभग में सही आंसर देगा। 2 2 4 और 3 और 2 52.3 के करीब आ रहा है, यानी कि 52.3 के करीब। और यहाँ पर डबल 0 ये 102 के चलते दशमलव बैठेगा तो यहाँ आएगा। तो ये लगभग 52% के करीब आ रहा है। चूंकि मैंने 40% लिया है, यानी कि वैल्यू से इससे वैल्यू से कम आंसर आएगा। इसके वैल्यू से कम ऑप्शन में कौन सा है? 52 से कम ऑप्शन में कौन है? 52 ही है। आंसर 52 होगा। अप्रोक्स आएगा ये 52 के करीब। ठीक है, मुझे लगता है कि सोल्यूशन हो चुका है और आप लोग समझ चुके होंगे कि इस तरह से आपको मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत कर सकते हैं आप। और मुझे लगता है कि आप लोग सब समझे होंगे। थक गया हूँ काफ़ी, क्योंकि शाम को सोल्यूशन देना होता है। पूरा दिन भर क्लास करने के बाद मैं मानता हूँ कि आप लोग ये मेहनत को सही डायरेक्शन में ले रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।